देखिए नजर आ रहा है, 41 पेज। मैं आपको बताती हूँ एक सेकंड। ये है यस मैम, चैप्टर नंबर नजर 3, आ रहा। ये है चैप्टर नंबर 3 है ना। यस मैम, हो गया। यस मैम, पेज नंबर 41। अच्छा पेज नंबर है हमारे पास 41। जी हाँ, सबको नजर आ रहा है? यस मैम। चलिए ठीक है, सही है। अभी आप लोग अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है ना तो वो रेज योर हैंड वाला ऑप्शन इसमें होता है, वहाँ से आप लोग करें, यस ताकि मैं चाहती हूँ कि ये अगर कोई और भी सुने ना लेक्चर, बाकी बच्चे हैं, तो उनको फिर प्रॉब्लम ना हो ना बीच बीच में, अगर ये रुक रुक के जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। और इसको शॉर्ट से शॉर्ट रखना है, क्योंकि मेरे पास जूम जो है वो सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो 40-50 मिनट से ज़्यादा की वीडियो जो है मैं नहीं कर सकती, फिर ख़त्म हो जाती है। चलिए अच्छा सुने, आज की जो कल हम लोगों ने कार्डिनल अप्रोच पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है और यूटिल्स में, और दूसरा ये कि पूरा हमने उसका प्रोसेस पढ़ा था कि जब एक इंसान ने, जब किसी कंज्यूमर ने एक चीज़ खरीदनी होती है तो वो उसकी प्राइस और उसकी यूटिलिटी को कंपेयर करता है, और जब उसने एक से ज़्यादा चीज़ें उसके सामने होती है, चॉइस होती है, तो फिर उसका इक्विलिब्रियम इसमें होता है कि वो चीज़ जो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है विद रिस्पेक्ट टू दूसरा और इन कंपैरिजन टू दूसरा, तो वो उस तरफ जाता है। आज हम उसकी जो सेकंड अप्रोच है वो पढ़ेंगे कि कंज्यूमर जो है, जब वो कंजम्पशन करता है, जब वो एक्सपेंडिचर कर रहा होता है, या फिर जब वो डिसीजन ले रहा होता है कि मैंने कुछ खरीदना है, तो वो अपनी यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज करता है। इस अप्रोच का नाम है द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, या इसको हम थ्योरी ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, हाउ डू वी मूव मेरी स्क्रीन। अच्छा, कंटेंट्स क्या हैं इसमें? हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे और इसके असम्पशंस क्या हैं, फिर इंडिफरेंस कर्व पे आएंगे, फिर इंडिफरेंस मैप क्या होता है, फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, फिर इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और फिर प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर बजट लाइन और प्राइस लाइन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके नीचे जो है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। इसको हम मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी को हम नाप नहीं सकते पिछली अप्रोच की तरह इन एब्सोल्यूट क्वांटिटी 1 2 3 4 इस तरह हम नहीं बता सकते। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती कि यूटिलिटी कितनी, खुशी की कितनी क्वांटिटी है, ये कोई रीजनेबल बात नहीं है। बट इट विल बी पॉसिबल फॉर अ कंज्यूमर to tell subjectively whether a commodity drives more or less or equal satisfaction when compared with its price or other commodities. ये कह रहा है कि यूटिलिटी को नापना नंबरों में नहीं किया जा सकता, यूटिलिटी को नापा नहीं जा सकता, सेटिस्फेक्शन को नापा नहीं जा सकता। अलबत्ता कंज्यूमर ये जरूर बता सकता है अपनी तरफ से, अपने ओपिनियन में, सब्जेक्टिव का मतलब है अपने ओपिनियन के साथ। ठीक है, वो आपको ये ज़रूर बता सकता है कि कौन सी कमोडिटी की ज़्यादा, कौन सी कमोडिटी की कम, और कौन सी दो कमोडिटीज़ की एक जैसी यूटिलिटी है। ठीक है, या वो यूटिलिटी को, किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी, किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी को उसकी प्राइस से कंपेयर करता है, तो बता सकता है कि हाँ ये चीज़ इतने पैसों पे ख़रीदने के काबिल है, या कहेगा कि नहीं इसकी यूटिलिटी इससे बहुत ज़्यादा है, अगर ये महंगा होता तो मैं और महंगा ले लेता। और ऐसे भी कह सकता है कि नहीं ये इसके काबिल नहीं है, ये पैसे इसकी यूटिलिटी से बहुत ज़्यादा है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो चीज़ें उसके सामने रखी जाएं और वो कहे कि मुझे ए बी से ज़्यादा पसंद है, या बी ए से ज़्यादा पसंद है। ठीक हो गया, समझ आ गई? नेक्स्ट पे चलते हैं। एजम्पशंस क्या हैं कार्डिनल यूटिलिटी के? वहाँ पे हमने एजम्पशंस पढ़े थे, उसी तरह के यहाँ पे भी एजम्पशंस हैं। तो पहला एजम्पशन है कंज्यूमर इज रैशनल और रैशनैलिटी। वही बात है कि कंज्यूमर को पता है कि मैंने अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, और प्राइसेस को भी देखना है, और साथ में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी देखना है कि मैं कितना एक्सपेंड कर सकता हूँ, या मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, उसकी चीज़ की कीमत कितनी है, और मुझे अपनी खुशी को या अपनी सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दूसरी बात है यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। ये कल से ज़रा मुख्तलिफ है। कल कह रहा था कि यूटिलिटी इज कार्डिनल, मतलब इसको नंबर्स में नापा जा सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है
यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, इसको नंबरों में नहीं नापा जा सकता, but it can be expressed in order in ordinal ranks according to the satisfaction. लेकिन चीज़ों को या यूटिलिटी को ज़्यादा या कम होने की बिना पर उसकी रैंकिंग की जा सकती है कि ये फर्स्ट रैंक है मतलब हाईएस्ट यूटिलिटी है, और फिर सेकंड रैंक है मतलब सेकंड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट है, फोर्थ हाईएस्ट है, फिफ्थ हाईएस्ट, सिक्स्थ एंड लास्ट. सही हो गया. अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन और द यूटिलिटी ऑफ ईच बास्केट. जब भी मैं बास्केट का नाम लूंगी उसका मतलब होगा कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज. फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप समझे कि आपकी वालदा जब जाती हैं महीने का खर्चा वो सामान लेने के लिए, तो यूटिलिटी स्टोर से वो सिर्फ दालें नहीं लेती बल्कि दाल भी लेती हैं, चावल भी लेती हैं, आटा भी लेती हैं, पत्ती भी लेती हैं. तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है डिफरेंट चीज़ों का. ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बास्केट कहेंगे. सही हो गया. तो आप एक बास्केट में जितनी डिफरेंट चीज़ें आपने रखी हुई हैं आप ये बता सकते हैं कि ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है या इसकी सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है. फिर आप बता सकते हैं कि भाई सेकंड नंबर पे इसकी यूटिलिटी है, थर्ड नंबर पे इसकी है. तो आप क्या कर रहे हैं, आप चीज़ों को रैंक कर रहे हैं या चीज़ों की प्रेफरेंस लिस्ट बता रहे हैं अपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. और ये याद रखें ज़रूरी नहीं कि आपकी बास्केट और मेरी बास्केट में जो रैंकिंग है वो सेम हो सकता है कि मेरे बास्केट में भी वही चीज़ें हो जो आपकी बास्केट में हो, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मुझे चावल आटे से ज़्यादा पसंद हो तो चावलों की जो रैंकिंग है वो हाई हो और आटा नीचे हो, और हो सकता है आपको आटा ज़्यादा पसंद हो चावलों से, तो आपके आपके प्रेफरेंस लिस्ट में आटा ऊपर हो और चावल नीचे हो. समझ आ गई. आगे है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड्स. डिमिनिशिंग का आपको पता है कि कम होता हुआ, ठीक है, जो कम हो रहा होता है. और मार्जिनल का भी आपको पता है, जब भी मैं आपको मार्जिन कहती हूँ तो आपको मैंने बताया हुआ है कि इंक्रीमेंट या वन एक्स्ट्रा इसका मतलब होता है. रेट कहते हैं, रेट टू रेट को ही कहते हैं. ठीक है. और सब्सटीट्यूशन कहते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के बदले लेना, सब्सटीट्यूट करना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पेप्सी इज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर कोक, कोक इज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर पेप्सी. ठीक है. राइस इज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर फ्लोर. ठीक है ना, रोटी. तो सब्सटीट्यूशन ये बता रहा है कि इन द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इस एनालिसिस में द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये एक प्रिंसिपल है जो हम आगे पढ़ेंगे, इज अज्यूम्ड, ये अज्यूम किया जाता है और ये अप्लाई होता है. ठीक है. इसको हम पढ़ेंगे कि आगे क्या है. एंड दैट इज द कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व और नेगेटिव स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. कि आगे मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ है. ठीक. आगे है कंसिस्टेंस इन चॉइस. दूसरा ये है कि जब आप प्रेफरेंस बता रहे होते हैं कि मुझे चावल ज़्यादा पसंद है या आटा मुझे ज़्यादा पसंद है, गोश्त पसंद है या मुझे लोबिया पसंद है किसी बास्केट में, तो आप जब वो लिख रहे होंगे तो उस टाइम आपकी चॉइसेस को कंसिस्टेंट होना चाहिए. कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि जो बदले नहीं, जो कायम रहे. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि एक दिन आपको चावल पसंद थे और आपसे एक साल बाद पूछा जाए कि इस बास्केट में आपको अब क्या पसंद है, तो आप कहें कि अब तो मेरा चावल खा खा के दिल भर गया, अब तो मुझे लोबिया ज़्यादा पसंद है. ठीक है. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना फिर तो आपकी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, जिसमें पहले अपने चावलों को ऊपर रखा था और अब आपने लोबिया को ऊपर रखा है, तो आपकी दो लिस्टों में क्लैश आ जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए आपको उस टाइम स्पैन में पूछना है जिस टाइम स्पैन में किसी भी कंज्यूमर की चॉइसेस कंसिस्टेंट हो. मतलब उसी वक्त पूछे कि इस बास्केट में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ पसंद है, फिर सेकंड बेस्ट कौन, थर्ड बेस्ट, फोर्थ, एंड एंड दैट्स हाउ ये आपकी पूरी लिस्ट कंप्लीट होगी. इसका क्या मतलब है, इफ द कंज्यूमर प्रेफर्स combination of A of goods to the combination B of goods, he then remains consistent in his choice. इसका मतलब है कि अगर उसको आज A बास्केट B से ज़्यादा पसंद है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसको B A से ज़्यादा पसंद है. मतलब आप अपनी चॉइसेस के खिलाफ नहीं जाएंगे, तभी ये अप्रोच सही साबित हो सकती है. अच्छा, फिफ्थ है फिर कंज्यूमर्स प्रेफरेंस इज ट्रांजिटिव और इट इज नॉट सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी. कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं कि क्लैश आना. फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रडिक्शन ये कहते हैं ना कि यो माता पश्तो में कहते हैं ना कि बल त मसले कई औखपला पे हमले कई.
मतलब किसी को कुछ बता रहे हैं और खुद कुछ और कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप सेल्फ कंट्रडिक्शन में जा रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव क्या है वो भी आपको आगे पता चलेगा, और सेल्फ कंट्रडिक्टिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अपनी ही बात की नफी वो ना कर दे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज प्रेफर्ड ओवर द कॉम्बिनेशन बी, अगर ए उसको बी से ज्यादा पसंद है एंड बी इज प्रेफर्ड ओवर सी, और बी फिर उसको सी से ज्यादा पसंद है, देन ए इज प्रेफर्ड ओवर कॉम्बिनेशन सी। इसका मतलब है कि उसको ए सी से ज्यादा पसंद है। समझ आ गई? अगर ए बी से ज्यादा पसंद है और बी सी से ज्यादा पसंद है तो ऑटोमेटिकली ए सी से ज्यादा पसंद होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो कहे कि नहीं भाई मुझे तो सी ए से ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। फिर सिक्स्थ है हमारे पास, गुड्स कंज्यूम्ड आर सब्सटीट्यूटेबल। जो भी गुड्स कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो सब्सटीट्यूटेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनकी मोनोपोली है, उनको उनका कोई क्या कहते हैं उसको, नेमल बदल नहीं है, ठीक है। सब्सटीट्यूशन का मतलब नेमल बदल होना। जैसे कि चाय की पत्ती है तो फिर चाय की पत्ती में दो तीन चार किस्म की आपको पता है, लिप्टन में फिर लिप्टन है, फिर लिप्टन के अलावा कोई टपाल है, तो ये सब्सटीट्यूटेबल है, ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि गुड्स को हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, हर गुड का दूसरा सब्सटीट्यूट मौजूद है। पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, द यूटिलिटी लेवल कैन बी मेंटेन्ड at the same level by consuming more of one good and some of other। ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपकी खुशी जो है या आपकी जो सेटिस्फेक्शन है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं एक खास लेवल पे। फॉर एग्जांपल आप सोचें कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, बहुत बहुत खुश हूँ, और उसमें आप कौन सी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, 1 किलो लोबिया, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप बहुत 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 खुश होते हैं जब आप एक बर्गर, एक कोला और साथ में एक पिज्ज़ा का स्लाइस ले रहे हैं। तो हालांकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग बंडल्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि दोनों अलग अलग बंडल्स की भी एक जितनी यूटिलिटी हो। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताई थी कि गंदम का 1 किलो और मीट का ½ kg था, ठीक है, दोनों की ये जो यूटिलिटी थी वो आपके लिए बराबर थी। मतलब आप कहते हैं कि चाहे मैं ये खाऊं चाहे मैं ये खाऊं, मुझे दोनों से एक जितनी खुशी हासिल होती है, ठीक है। इसका ये भी मतलब हुआ कि यूटिलिटीज आर इंटरडिपेंडेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यूटिलिटीज आर डिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट। किसी एक चीज की यूटिलिटी का किसी दूसरी चीज की यूटिलिटी पे कोई असर नहीं है। जैसे मैंने आपको चाय और बिस्किट का बताया था कि वो पिछली अप्रोच कह रही थी कि चाय और चाय की अपनी यूटिलिटी है, बिस्किट की अपनी यूटिलिटी है, इन दोनों की मिला के कोई यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं है, चाय और बिस्किट को मिला के भी एक यूटिलिटी आपको हासिल हो सकती है, जिसमें आप क्या कहेंगे कि टोटल यूटिलिटी इज, देखिए टोटल यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी वन। मतलब फॉर एग्जांपल थोड़ा सा गोश्त है, क्वांटिटी टू कोई थोड़े चावल है, क्वांटिटी थ्री थोड़ा सैलेड है, क्वांटिटी मतलब इसमें फिर खीर है, गुलाब जामुन है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारा मिल के आपका एक मील बन गया, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी आपकी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है, या ये सब चीज़ों की यूटिलिटीज आपस में इंटर डिपेंडेंट है। सेवेंथ क्या है, अ लार्ज बंडल ऑफ गुड्स प्रेफर टू अ स्मॉल बंडल। ये ऐसी बात है कि आपको हमेशा ज्यादा चीज कम चीज से अच्छी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम है, ठीक है, सेम आइसक्रीम है और इसका बड़ा बंडल है, लार्ज बंडल है, ठीक है, उसमें 2-3 स्कूप्स हैं, और दूसरा है 1 चम्मच आइसक्रीम है। तो ऑब्वियसली अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो आपको 1 चम्मच नहीं, आपको वो जो बड़ा बंडल है वही पसंद आएगा। सो यू ऑलवेज, सो द कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स लार्ज बंडल ऑफ गुड्स ओवर द स्मॉल बंडल ऑफ द सेम गुड्स। अच्छा, अब हम आते हैं इसका, इस ये तो सारे एजम्पशंस थे, ठीक है। अब हम आते हैं इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके ज़रिए हम किसी भी कंज्यूमर की जो इक्विलिब्रियम जो सिचुएशन है या इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है उस तक रीच करने में जो हमें टूल मदद देगा वो है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व को अगर हम देखें तो कर्व का तो आपको पता है कि कर्व क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में अगर
डिफरेंट पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, और उसकी जो शेप है वो कर्व्ड है, वो स्ट्रेट नहीं है, तो उसको कर्व कहा जाता है, या फिर अ पार्ट ऑफ सर्कल को भी कर्व कहा जाता है, ठीक है। और इंडिफरेंस का क्या मतलब है? इंडिफरेंस का मतलब है फर्क ना होना, या जिस तरह हम कहते हैं ना कि वालिदैन बच्चों में फ़र्क नहीं करते, उनको सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं, तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कि द पेरेंट्स आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, ठीक है। उनको किसी एक कोई एक दूसरे से ज़्यादा नहीं पसंद, बल्कि सब के सब सेम है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व किसको कहते हैं। An indifference curve is the locus, is the location, ठीक है। locus is the locus point of all those combinations, उन तमाम combinations की का location point है of two commodities, और combination में आप सिर्फ दो commodities ले रहे हैं, सही है। अभी तक तो मैंने आपको बताया था ना कि बास्केट में 5, 10, 15, 20, 25, 30 commodities भी हो सकती हैं, बल्कि लातादाद हो सकती है, लेकिन अपनी आसानी के लिए और समझने के लिए हम ये समझते हैं कि हमारी बास्केट में सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक है राइस, जो कि मैंने वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ राइस, और दूसरी तरफ हमारे पास क्वांटिटी ऑफ व्हीट, जो कि आटा है, ठीक है, ये गंदम है। तो दो चीज़ें हैं, इनकी बास्केट है। ये क्या कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज दैट यील्ड, जो कि देती हैं, ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ये जो कर्व है आप देखिए, ए बी सी डी ई, इसमें हमारे पास ए भी एक कॉम्बिनेशन है, डी भी कॉम्बिनेशन है, सी भी कॉम्बिनेशन है, डी भी कॉम्बिनेशन है, और ई भी कॉम्बिनेशन है। आप ये टेबल की तरफ आए तो देखिए, यूनिट ऑफ राइस, यूनिट ऑफ व्हीट, और फिर यूटिलिटी, ठीक है। तो ए बंडल को देखिए, उसमें है कितने यूनिट्स हैं? 16, 16 राइस और 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट। मतलब ऐसे सोच लें कि 16 किलो चावल है और 2 किलो आटा है, और इन दोनों की मिला की यूटिलिटी कितनी है? 100 यूटिल्स। अब आप देखिए, आपने थोड़ा सा आटे को, थोड़ा सा चावलों को कम किया, तो 12 आपने राइस ले लिया, अच्छा, 12 किलो आपने राइस ले लिए, और 5 किलो आपने व्हीट ले लिया, इसकी भी यूटिलिटी 100 है, ठीक है। इसी तरह 11, 7, 10, 10, 9, 15, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, जिसमें इन दो कमोडिटीज की डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज शामिल हैं। लेकिन आप देखिए, सबकी यूटिलिटी क्या है? 100 यूटिल्स, 100 यूटिल्स, 100 यूटिल्स, 100 यूटिल्स, 100 यूटिल्स, ठीक है। जब आप x और y एक्सिस पे दोनों की क्वांटिटी लिख देते हैं, y एक्सिस पे देखिए मैंने लिखा है 0, 4 किलोज, 8 किलोज, 12 किलोज एंड 16 किलोज ऑफ राइस, और फिर x एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है? 0, 4, 8, 12 एंड 16 किलोज ऑफ व्हीट। तो अब अगर आप कॉम्बिनेशन ए बनाते हैं जिसमें 16 राइस है, ठीक है, रुकिए मैं आपको बताऊं, ये आपके देखिए 16 आपके राइस है, ठीक है, ये यहाँ से उठाए हैं, और 2 आपका व्हीट है, तो देखिए व्हीट नीचे है ना, तो ये 2 है, ठीक है। इन दोनों को मिला के आपको पॉइंट ए मिल गया। फिर 12 और 5, 12 ये है, ये हमें मिल गया, ठीक है, और राइस में, व्हीट में 5 ये है, 4 के फौरन बाद ये 5 है, तो फिर हमें पॉइंट बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, ई मिल गया। अब आप देखिए, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, डी हो, ई हो, इन सब की यूटिलिटी इस कंज्यूमर के लिए सेम है, 100 यूटिल्स, 100 यूटिल्स, 100 यूटिल्स। जब आप इन सबको मिलाते हैं, ए बी सी डी एंड ई, यू गेट अ लाइन, अ लोकेशन, ये लोकेशन है आपकी ए से लेके ई तक। It is the locus of point, it is a location of points of all those combinations, जिसमें ये तमाम combinations मौजूद हैं, A भी मौजूद है, B भी मौजूद है, C भी है, D भी है, E भी है, of two commodities। अब हर combination में दो commodities है, rice and wheat, that yield the same level of satisfaction, और उन सब से हमें कितनी level satisfaction मिल रही है? 100, 100, 100, 100 and 100. So this curve is called indifference. Why indifference? Because consumer is indifferent between all these different combinations of
two commodities because all of these combinations give or yield the consumer the same level of satisfaction. तो वो कंज्यूमर क्या कह रहा है, चाहे मैं ए ले लूं, चाहे मैं बी ले लूं, चाहे डी ले लूं, चाहे ई ले लूं, मुझे इन सब में कोई फर्क नहीं दिखता क्योंकि इन सब से मुझे बराबर की सेटिस्फैक्शन हासिल होती है। समझ आ गई आप लोगों को? मुझे बताएं जरा अपनी आवाजें खोल के, अपने साथ तो बातें नहीं कर रही हैं। सही सही समझ आई? वेरी गुड। अच्छा यस मैम। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व की समझ आ गई। इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जिसके ऊपर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे, किन चीजों के, दो कमोडिटीज के, जिसमें कंज्यूमर इंडिफरेंट है, वो कहता है कि मुझे सब एक जैसी लगती है। ठीक हो गया? अब हम जाते हैं आगे। आगे कैसे जाएं? अच्छा, ये तो इंडिफरेंस कर्व था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको एक इंडिफरेंस कर्व की कहानी बताई। अब मैं आपको बता रही हूँ एन इंडिफरेंस मैप। ठीक है, मैप क्या होता है आपको पता है, नक्शे को कहते हैं। तो अब आप यहाँ नीचे जरा देखिए, एक इंडिफरेंस कर्व को हम आईसी लिखेंगे। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3 एंड इंडिफरेंस कर्व 4। और ये सारे के सारे वही वीट और राइस के जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था उस पर मौजूद है। तो a graph, an indifference map is a graph showing a whole set of indifference curves is called an indifference map. वो ग्राफ जो आपको एक से ज्यादा या तमाम इंडिफरेंस कर्व्स इकट्ठे बताता है उसको इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। अब इसमें मजे की बात यह है, कि the higher curve indicates a higher level of utility. Farther the curve, जितना कर्व ऊपर होगा उसका उतना ही ज्यादा उससे यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिफरेंस कर्व 4 को देखिए, ये इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 2 और इंडिफरेंस कर्व 1 से सबसे ऊपर है। तो इसका क्या मतलब है, इससे जो यूटिलिटी मिल रही है उसका लेवल है 4, सबसे हाईएस्ट यूटिलिटी। ठीक है, और इसी तरह अगर आप इंडिफरेंस कर्व 3 को देखें तो वो इंडिफरेंस कर्व 2 और 1 से ज्यादा है, और 2 को देखें तो वो 1 से ज्यादा है, और 1 जो है वो लीस्ट यूटिलिटी है इसके अंदर। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि क्यों। सही, अगर आप देखें इस तरह से इसको हम लेकर आए। अच्छा, अब मेरी बात सुने, ये राइस है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल 5 kg फ्राइज, और ये है फॉर एग्जांपल 5 kg ऑफ व्हीट। ठीक है, इसको 4 कर लेते हैं। ठीक, फिर इसी पॉइंट पे आप ये देखिए, या इसको छोड़ें, अच्छा गलत हो गया, इसको मैं मिटा लेती हूँ। आई डोंट नीड आप लोग देख रहे हैं? ये देखें, अगर आप पॉइंट ए को देखें, ये है पॉइंट फॉर एग्जांपल ए। ठीक है, पॉइंट ए को देखिए तो देखिए ये क्या बता रहा है कि इसमें 5 किलो चावल है और 4 किलो बीट है। लेकिन अगर आप इंडिफरेंस कर्व बी पे आए, इंडिफरेंस कर्व 2 पे आए और पॉइंट बी पे आए तो देखिए ये बता रहा है कि राइस तो 5 kg है लेकिन वीट भी 5 kg है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि अगर 5 किलो और 4 किलो और 5 किलो और 5 किलो ये दो बास्केट्स आपके सामने हो तो आप कौन सी बास्केट लेंगे? वही लेंगे ना जिसमें क्वांटिटी ज्यादा है। जिस तरह मैंने आपको आइसक्रीम की मिसाल दी थी। ठीक है, एक तरफ 1 चम्मच आइसक्रीम और एक तरफ एक पूरे उसके 2 3 वो क्या होती है, हाँ, वट एवर दैट इज ना, स्कूप्स। हाँ, स्कूप्स हैं। तो ये इंसान की फितरत है कि वो हमेशा ज्यादा चीज को कम चीज पे तरजीह देता है। ठीक है, इसीलिए
इसीलिए जितना ऊपर का कर्व होगा उसमें उतनी ज्यादा चीज होगी, ठीक है, और वो उसकी उतनी ही यूटिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सही हो गया। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व, यस मैम। हाँ, इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व 2 है वो इंडिफरेंस कर्व 1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाला है, और इंडिफरेंस कर्व 3 जो है वो इंडिफरेंस कर्व 2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, और इंडिफरेंस कर्व 4 जो है वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है और उसकी हाईएस्ट यूटिलिटी है। ठीक हो गया। अच्छा, यस मैम। हम अगले उस पे जाते हैं। अब आ जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स, जिसको हम लिखते हैं MRS ऑफ X फॉर Y। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, X फॉर Y, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, अब इधर देखिए पहले आप, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y का मतलब है, और इट मेजर्स, या ये गिनता है या ये नापता है, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ Y, कि हम कितने यूनिट्स Y के दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड, कुर्बान करने को तैयार हैं, फॉर 1 यूनिट ऑफ X गेन, ताकि हम 1 यूनिट ऑफ X एक्स्ट्रा खरीद सकें या ले सकें या सब्स्टिट्यूट कर सकें। मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। ओके, ठीक है, अभी हमारे पास 10 मिनट है। सही हो गया। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y की समझा हुआ है। आपको समझाती हूँ। देखिए, आपके पास X भी है और Y भी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप X ज्यादा खरीदें, ठीक है, आपके पास टोटल 100 रुपए हैं, आपने 50 रुपए का आटा खरीदा था, 50 रुपए का गोश्त खरीदा था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप गोश्त 1 किलो खरीदें, तो आपको कुछ ना कुछ मिकदार आटे की छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। ठीक हो गया। तो एक किलो गोश्त खरीदने के लिए आप जितने किलो आटा छोड़ने को तैयार हैं, वो कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y। इसको हम इस तरह भी देखते हैं कि इट इज द रेट और इट इज द रेशो एट विच गुड X एंड Y आर टू बी एक्सचेंज्ड। कौन से रेट पे आप X को Y के साथ एक्सचेंज करने पे रजामंद होते हैं, इसको भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मतलब आप किस रेट के साथ सब्स्टिट्यूट करें दो चीजों को, ठीक है। या फिर इट इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, इसको भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कैसे, इधर आए वापस, यहां इधर आए, ए को देखिए, ए नजर आ रहा है आप लोगों को। ए पे आपके पास राइस 16 है, राइस 16 है, और ए पे आपके पास क्वांटिटी ऑफ व्हीट सिर्फ 2 है। अगर आप चाहते हैं कि आप 2 से 5 कर ले, बी पॉइंट पे आ जाएं, ए से बी पॉइंट पे आए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी क्वांटिटी ऑफ व्हीट को 2 से 5 पे लाना चाह रहे हैं। तो जब आप 2 से 5 पे लाना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ राइस को छोड़ना पड़ेगा। तो आप 16 से किस पे आ गए हैं, 12 पे आ गए हैं। तो आपने 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो व्हीट ज्यादा करने के लिए आपने जितने राइस छोड़ा है, वो कहलाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया। इट इज द चेंज इन, राइट, इट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस। स्लोप किसको कहते हैं, चेंज इन राइज बाय चेंज इन रन। याद है आप लोगों को, राइज बाय रन इसको कहते हैं, स्लोप को कहते हैं। हाय अल्लाह, वाई एक्सिस आपका राइज होता है, एक्स एक्सिस आपका रन होता है, ठीक है। ये आपका स्लोप का फॉर्मूला है। स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी आपका स्लोप है। कौन सी चीज का, इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व आपका ये है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। ये इसका स्लोप क्या है, चेंज इन वाई 16 से 12, कितना चेंज आया है वाई में, 4।
डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, एक्स में कितना चेंज आया है, 2 से 5 हो गया, 3 का चेंज आया है, तो 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी आप आगे आएंगे तो आपको समझ आएगी। इस पे आए, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई मेजर्स, ये आपको बताता है कि क्या है, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वाई, आपने कितने यूनिट्स वाई के दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड, कुर्बान कर दिए हैं, फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स गेन। ठीक है, जब आपने x का 1 यूनिट एक्स्ट्रा किया है तो आपने y के कितने छोड़े हैं यूनिट्स, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप इधर आए, चेंज इन गुड x डिवाइड बाय चेंज इन गुड y, ठीक हो गया। इधर आए नीचे, देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन 1 में क्या है, गुड x है, ठीक है, और दूसरी है गुड y, ठीक है। गुड x हमारे पास कॉम्बिनेशन 1 में कितनी है, 1 है, और गुड y हमारे पास 13 है, ठीक है। उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, क्योंकि अभी तक हमने किसी चीज को दूसरी चीज के लिए छोड़ा नहीं है। अब आप कॉम्बिनेशन 2 पे आ जाए, तो आपने गुड x को क्या कर लिया, गुड x को आपने 1 से 2 कर लिया ना। पहले आपके पास 1 था x, अब आपने कहा है कि मुझे एक और भी चाहिए। जब आप x ज्यादा खरीदना चाहेंगे तो क्या होगा कि आपको अपना y कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। तो देखिए 1 से 2 होने में गुड y कितना कम हो गया, 13 से हो गया 9, ठीक। कितना चेंज आया, 4 का चेंज आया। एक x ज्यादा करने की खातिर आपको 4 y छोड़ने पड़े हैं, तो ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है 4/1। यू sacrificed 4 units of y to get an extra unit of x। अब देखिए, अब आपने कहा 2 हो गए, नहीं 2 नहीं, मुझे 3x चाहिए, तो आपने एक और ज्यादा कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए आपको कितने y छोड़ने पड़े, आपके पास 9 थे, अब आपके पास 6 हो गए हैं। अब आपने कितने y छोड़े हैं, 3, 9 minus 6 is 3, so the difference is 3। अब आपने यहाँ क्या किया, टू गेट 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x, इधर 2 से 3 बनाने के लिए यू हैड टू लीव 3 यूनिट्स ऑफ y। सो अभी यहाँ पे क्या है आपका 3:1। टू गेट 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x यू हैड टू लीव 3 यूनिट्स ऑफ y, ठीक है। आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 4 था पहले, अब हो गया 3। अब देखिए आपने कहा नहीं मुझे एक और x चाहिए, तो आपने 3 से 4 कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको y कम करना पड़ा, कितना कम किया, पहले 6 थे और अब आपने 4 कर लिए, आपके पास 4 रह गए, ठीक है। तो आपने कितने छोड़ दिए इसमें, 2। अब आपने क्या किया है, to get 1 extra unit of x you only sacrificed 2 units of y, so your marginal rate of substitution of x for y is 2। initially it was 4, then it reduced to 3, now it has become 2। अब आपने क्या किया, आपने क्या 4x काफी नहीं है, मुझे एक और x चाहिए। अब आपने जब एक और x खरीदा है ना, तो आपको y को कम करना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास लिमिटेड अमाउंट था। तो जब आपने y को कम किया है तो अब आप 4 से क्या हो गया है, 3। सिर्फ डिफरेंस कितने का आया है, 1। इसका क्या मतलब है, you sacrificed only 1 unit of y to get an extra unit of x। तो अगर आप देखें स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ। इसके पीछे कौन सा लॉ है, इसके पीछे लॉ है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आपके पास y x ज्यादा होता गया ना, पहले आपके पास x बिल्कुल नहीं था, x आपके पास सिर्फ 1 था और y आपके पास 14 थे, तो आपने कहा कि यार एक y खरीदना है, सॉरी एक x खरीदना है, तो आपने बहुत सारे y छोड़ दिए। आपने कहा कि यार y तो मेरे पास बहुत है, मुझे y की इतनी कदर नहीं है, आपने बहुत सारे y छोड़ दिया। फिर आपने कहा आपके पास y सिर्फ 9 रह गए, तो अब आपने कहा कि मुझे एक और x चाहिए। तो जब आपने एक और x लेने की कोशिश की तो आपने 9 से 6 पे आ गए, आपने पहले 4 छोड़े थे, ठीक है। अब आपने सिर्फ 3 y छोड़े, क्योंकि अब आपके पास y पहले से कम रह गए हैं। जो चीज इंसान के पास ज्यादा होती जाती है उसकी कदर कम होती जाती है, और जो चीज इंसान के पास कम होती जाती है उसकी कदर
ज्यादा होती जाती है। पहले आपके पास y बहुत था, x आपके पास थोड़ा था, तो आपके पास y की कदर कम थी, इसीलिए आप ज्यादा ज्यादा y देने को तैयार थे फॉर 1x, क्योंकि उस टाइम आपके पास x कम थे। लेकिन जैसे जैसे आपके पास x आता गया आता गया आता गया, उस तभी आपने डेल्टा y कम कर दिया। देखिए पहले आपने इतना y छोड़ा था, फिर आपने सिर्फ इतना सा y छोड़ दिया, फिर आपने और कम y छोड़ दिया, और अब आपने और कम, और एक टाइम आएगा आपके पास x इतना ज्यादा हो गया और y आपके पास बिल्कुल 3 रह गए। तो आपने कहा कि अब तो अगर तुम मुझे फ्री में भी x दोगे ना, तो मैं आपको अपना y ना दो। अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 रह गए हैं या सिर्फ 1 रह गया है। अच्छा, सही है। तो इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे किसी चीज की मिकदार आपके पास ज्यादा होती जाती है, तो उसी तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके पास उस चीज की कदर कम होती जाती है और आप उसको कम से कम चीज सब्स्टिट्यूट करने पे राजी होते हैं। अभी इसको हम एंड करते हैं, मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ। मुझे आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है? मैं आप लोगों को एक लिंक भेज रही हूँ। ओके मैम। टाइम कम रह गया है। हाँ खैर, आप दोबारा भेज हम्म, दें। सही। कैसे, हाउ डू आई एंड दिस एंड